हाय गाइज। इससे पहले हम लोग जो जीवों का जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग इस वाले टॉपिक तक कर लिए थे। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना तक हम लोग समझ लिए से निषेचन पूर्व घटना में क्या हो रही थी। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में, इस यूनिट में जीवों के जनन में क्या पढ़े थे, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े थे। लाइफ साइकिल जीवन काल के बारे में पढ़े थे। जीवन काल के बाद में हम लोग जनन के बारे में समझे थे कि जनन क्या है। और जनन को समझने के बाद हम लोग समझे थे कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता था, तो जनन 3 प्रकार का हो रहा था। जनन क्या हो रहा था ये समझे थे, फिर जनन कितने प्रकार का हो रहा था ये समझे थे। जनन जो है ये 3 प्रकार का हो रहा था, कायिक या वर्धी जनन, उसके बाद अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक या वर्धी जनन हम लोग पढ़ लिए थे। कायिक या वर्धी जनन जो था वो भी 2 प्रकार का था, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो वो दोनों हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े थे। अलैंगिक जनन में हम लोग उसका अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन की कुछ लाभ और कुछ हानियाँ, ये दोनों हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग आए थे किस पे, तो लैंगिक जनन पे। और हम लोग ये समझे थे कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। लैंगिक जनन कितने इसमें ख़त्म हो रहा था, कितने स्टेप में ख़त्म हो रहा था। तो लैंगिक जनन जो है वो 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो रहा था, जिसमें एक था निषेचन पूर्व घटना, और इसके बाद था निषेचन, और उसके बाद था निषेचन पश्चात घटना, निषेचन के बाद होने वाली घटना। तो ये चीज़ हम लोग समझे थे। निषेचन पूर्व घटना में जो है क्या हो रहा था कि एक नर थे और एक मादा थी। मादा और एक नर और एक मादा हम लोग ले रहे थे, क्योंकि निषेचन में हम लोगों को क्या चाहिए, लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा चाहिए। और जब नर और एक मादा ले रहे थे तो नर का लैंगिक जनन में हम लोग क्या करते हैं, नर व मादा का क्या लेते हैं, युग्मक लेते हैं, है ना, युग्मक लेते हैं। और युग्मक के मिलने से होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन बोलते हैं। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलता है, इनका संलयन होता है, इसी संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, है ना। संलयन को क्या बोलते थे, निषेचन बोल रहे थे। और ये निषेचन से पूर्व की घटना थी, निषेचन से पूर्व की घटना थी। तो निषेचन से पूर्व, तो निषेचन से पूर्व क्या होगा, ये जो संलयन हुआ है इसको निषेचन बोल रहे हैं। तो निषेचन से पूर्व घटना क्या हुई होगी, ये अंडाणु और ये जो शुक्राणु है, इस अंडाणु का निर्माण हुआ होगा और इस शुक्राणु का निर्माण हुआ होगा। ये जो अंडाणु और शुक्राणु है, इसी के निर्माण को हम लोग किस में पढ़ते हैं, निषेचन पूर्व घटना में पढ़ते हैं। और यहाँ तक हम लोग समझे थे कि निषेचन पूर्व घटना जो है ये 2 प्रकार में कंप्लीट हो रहा था। इसका भी 2 प्रकार था निषेचन पूर्व घटना का, तो ये 2 प्रकार में कंप्लीट हो रहा था, जिसमें पहला था युग्मक का जनन और दूसरा क्या था, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का जनन और फिर युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, ये आप लोगों को याद आ गई होगी। उसके बाद हम लोग पहला समझ रहे थे कि युग्मक का जनन किसको कहते हैं। ठीक है, तो युग्मक जनन जो पहला स्टेप है हम लोग, इसका क्या नाम है, गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम है, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। तो मैं इससे पहले बताइए आपको कि जो निषेचन हो रहा था, निषेचन में जो नर युग्मक और मादा युग्मक था उसका संलयन हो रहा था। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होने के लिए पहले नर युग्मक और मादा युग्मक बना होगा। तो जो नर युग्मक या मादा युग्मक बनता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना। तो बनता है तो ये कैसे बनता है और क्या होता है ये देखते हैं। तो वही बताया गया है, युग्मक जनन का मतलब ही है क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट का बनना, है ना, युग्मक का बनना, प्रोसेस ही है युग्मक का बनना। तो युग्मक बन रहा है, युग्मक कौन कौन सा बनेगा, एक नर युग्मक बनेगा और एक मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है ना। तो जो नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहा है, नर युग्मक मादा युग्मक, उसी में पहला पॉइंट देखिए क्या है, युग्मक जनन की प्रक्रिया में, युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि, युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि नर जननांग,
एक नर जननांग में नर युग्मक बनेगा, ये मैं पहले भी बताई हूँ, नर जननांग में नर युग्मक बनता है, और जो मादा का नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, ठीक है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। तो नर युग्मक में क्या, नर युग्मक जो है, युग्मक जनन में जो प्रक्रिया हो रही है, तो नर जननांग में क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और जो मादा जननांग है उसमें मादा जननांग में क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। तो नर जननांग है ना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नर जननांग, है ना, जननांग, नर जननांग है ना, नर जननांग में क्या बनेगा, अब ये नर जननांग और एक क्या है, मादा जननांग, मादा जननांग है ना। तो नर जननांग और मादा जननांग, तो ये जो नर जननांग है, नर जननांग किसको कहते हैं, नर जननांग कहलाता है वृषण। क्या कहलाता है, वृषण। नर जननांग होता है वृषण, है ना, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नर जननांग क्या कहलाता है, वृषण। और मादा जननांग क्या कहलाता है, अंडाशय, अंडाशय। मादा जननांग क्या कहलाता है, अंडाशय, ठीक है। तो नर जननांग वृषण और मादा जननांग अंडाशय होते हैं, ठीक है। अब नर जननांग वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, और नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, ठीक है। और मादा युग्मक जो है, मादा युग्मक क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। तो नर जननांग जो है, नर जननांग क्या है, वृषण है। इस नर जननांग वृषण जो है उसी में नर युग्मक का क्या होगा, निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। क्या है ये, नर युग्मक, है ना, नर युग्मक है। और ये क्या है, मादा युग्मक। ये क्या है, मादा युग्मक। तो नर जननांग में नर युग्मक बन के तैयार होता है। नर जननांग में क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। नर जननांग है क्या, वृषण है, जिसमें कि नर युग्मक बन रहा है। नर युग्मक का क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। मादा जननांग क्या है, अंडाशय है। अंडाशय में मादा क्या बन रहा है, मादा जननांग में क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है, उसका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो मादा जननांग जो है वो क्या है, अंडाशय है, और अंडाशय में मादा जननांग जो अंडाशय है उसमें मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक अंडाणु है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि अंडाणु और शुक्राणु जो है, नर जननांग और मादा जननांग क्या है और उसमें उसका निर्माण होता है। तो बोला क्या जा रहा है, युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ तक आप लोगों को बात कंप्लीट हो गई होगी। ये लाइन, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। युग्मक सदैव कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, और इनका निर्माण जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। किसके फलस्वरूप होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो ये जो नर जननांग है, ठीक है, क्या है, नर जननांग, शुक्राणु जो है नर युग्मक, ये नर युग्मक जो होता है शुक्राणु, ये कितना होता है, अभी मैं इससे पहले क्लास में बताई थी कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो जब इसका आधा हम लोग करते हैं तो 23 पेयर कहलाता है। कितना कहलाता है, 23 पेयर्स कहलाता है। तो ये कितने होते हैं गुणसूत्र, मनुष्य में 46 होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है जो कि 46 है, और ये हाफ जब हम लोग इसको कर देते हैं तो ये 23 है। तो इसी जब ये 46 है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विगुणित है। कितना है, द्विगुणित है ना।
और जब ये आधा हो जाता है 23, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये अगुणित है। ठीक है, क्या है? अगुणित है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? अगुणित है। ठीक है, तो ये जो अगुणित होता है ये 46 क्रोमोसोम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो ये n है, ये n क्या होता है? गुणसूत्र। n का मतलब है गुणसूत्र की संख्या। तो ये जो गुणसूत्र की संख्या है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो अगर ये आधा है तो n है, और अगर 23 पेयर मतलब 2n को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2n, है ना। तो 46 को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, और उसी को हम लोग क्या लिखते हैं? द्विगुणित। और जो ये n है, आधा है 23 पेयर में, अगर 23 क्रोमोसोम है, n से डिनोट कर रहे हैं, गुणसूत्र की संख्या अगर हाफ है, तो उसी को हम लोग अगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुणित बोलते हैं। और इसको हम लोग द्विगुणित बोलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो नर युग्मक है ये कैसा होगा? अगुणित होगा। क्यों अगुणित होगा? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो गुणसूत्र की संख्या है वो n होती है। कितनी होती है? n होती है, मतलब 23 होती है। उसी तरह से जो मादा जननांग में अंडाशय जो है उसमें जो अंडाणु है, ये अंडाणु मादा युग्मक, ये मादा युग्मक में भी क्रोमोसोम की संख्या n होती है। कितनी होती है? n होती है, मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों कैसा होता है? ये भी अगुणित होता है, और ये भी क्या होता है? मादा युग्मक भी अगुणित होता है। क्यों अगुणित होता है? क्योंकि जब ये दोनों अगुणित मादा युग्मक जो शुक्राणु है, और ये जो नर युग्मक जो शुक्राणु है, और मादा युग्मक जो अंडाणु है, जब ये दोनों मिलता है ना, तो ये जब 23 और 23 है ना, जब n और n मिलेगा तो ये दोनों कितना बनाएगा? 46 बनाएगा। तो जब अंडाणु और क्या मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो क्या बनाता है? जायगोट बनाता है ना, युग्मनज बनाता है, युग्मनज बनाता है। तो ये जो युग्मनज होता है वो कैसा होता है? 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो ये जो द्विगुणित हो रहा है, ये द्विगुणित कैसे होता है? क्योंकि हाफ जो n क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम किससे जाएगा? नर से जाएगा, और जो 23 क्रोमोसोम है वो किससे जाएगा? मादा युग्मक से जाएगा। तो जब नर युग्मक भी अगुणित है, मादा युग्मक भी अगुणित है, तो दोनों का जब n मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम मिला के 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो दो अगुणित था तो दोनों मिला के क्या बना दिया? द्विगुणित बना दिया। क्योंकि युग्मनज जो होता है वो 2n होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य में हो रही है ये जनन की क्रिया, इसमें हाफ जो गुणसूत्र होते हैं वो नर से आते हैं, और आधा जो है हाफ वो किससे? मादा से आता है। तो इसीलिए इस दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसलिए युग्मनज 2n होता है, द्विगुणित होता है। और जो युग्मक होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। युग्मक अगुणित होता है, चाहे वो नर युग्मक है चाहे वो मादा युग्मक है, युग्मक हमेशा अगुणित होगी। और जो युग्मनज बनेगा, दोनों नर युग्मक मादा युग्मक को मिला के जो युग्मनज बन रहा है, जायगोट बन रहा है, वो हमेशा द्विगुणित होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या लिखा जा रहा है? बताया जा रहा है कि ह्यूमन जनन की प्रक्रिया नर जननांग नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये वाली बात आप लोग को क्लियर हो गई। दूसरा, युग्मक सदैव अगुणित होता है। ये भी बात आप लोग को क्लियर हो गई कि ये सदैव अगुणित क्यों होता है। युग्मक हमेशा अगुणित होता है, चाहे वो नर युग्मक है चाहे वो मादा युग्मक है, दोनों हमेशा अगुणित होगा। और इनका निर्माण जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो जनन कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें होता है। तो जनन कोशिका जो होता है, जनन कोशिका क्या हुआ? नर जननांग का नर जननांग जो है उसमें उसका जनन कोशिका क्या हुआ? उसका जनन कोशिका हुआ यही वृषण, है ना, वृषण। और जो वृषण का जो कोशिका होगा उसी को हम लोग कहेंगे जनन कोशिका। और जो मादा जननांग है उसके जो अंडाशय में जो कोशिका होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
अंडाशय में जो कोशिका होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कोशिका। तो ये कैसे होती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ये दोनों पहले 2n ही रहते हैं, फिर बाद में ये क्या होता है, 2 पार्ट में बढ़ता है, n और n बनाता है, 2 सेल बनाएगा, फिर ये 2 पार्ट में 2 सेल बनाएगा, है ना, 2 कोशिका बनाएगा nn, और फिर ये 2 कोशिका बनाएगा nn। इसी विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये विभाजन होता है। ये चैप्टर अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर 11th में पढ़ना था हम लोगों को, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ये पूरा चैप्टर है जिसमें ये सारी पढ़नी होती है। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये मैं बताई। आगे क्लास में जो हम लोगों को मानव जनन पढ़ना है, उसमें ये जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जनन कोशिका में कैसे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और इसका जो निर्माण हो रहा है युग्मक का, इसको काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों को पढ़ना है। तो उस समय में मैं ये बता दूंगी कि अर्धसूत्री विभाजन से कैसे इसके कोशिका में विभाजन से और ये कैसे इसका निर्माण हो रहा था, बहुत डिटेल्स फॉर्म में बता देंगे। तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। यहाँ तक तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि अगुणित कैसे होता है और फिर ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये तो अभी मैं बता दी थी आपको। दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ये युग्मक प्रायः जनन कोशिका होती है। युग्मक प्रायः जनन कोशिका होती है जिसके संयोग से युग्मनज का निर्माण होता है। ये भी मैं आपको बता दी कि जो नर युग्मक था, है ना, नर युग्मक जो था, ये नर युग्मक क्या था, शुक्राणु था ना। अब वही जो मादा युग्मक था, वो मादा युग्मक क्या था, अंडाणु था। और जब यही शुक्राणु, है ना, शुक्राणु और ये क्या था, अंडाणु, तो जब ये अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तो इसी से क्या होता है, आपका संलयन का प्रोसेस होता है। और जब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये दोनों युग्मक मिलके क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। अभी मैं बताई थी इससे पहले स्लाइड में। और ये दोनों क्या होता है, एक n होता है, मतलब अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है, और दोनों मिला के युग्मनज बनाता है जो कि 2n होता है, द्विगुणित होता है। ये इससे पहले स्लाइड में बताई आपको। तो युग्मक प्रायः जनन कोशिका होती है जिसके संयोग से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, ये स्लाइड, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रकार, इसका पहला टाइप हम लोग समझ लिए कि कैसे हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कैसे हो रहा था। अब जो गैमेट बन गया, नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, तो सिर्फ बन जाने से तो होगा नहीं, क्योंकि जो ये संयोग जो हो रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक का जो निषेचन होगा, संयोग होगा, संलयन होगा, और संलयन होने के बाद दोनों मिलेगा, संलयन होगा, और संलयन जो होगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। तो जो निषेचन होता है वो फीमेल के बॉडी में होता है, मादा के बॉडी के अंदर होता है। तो जब मादा के बॉडी के अंदर हो रहा है तो नर युग्मक जो बना है वो नर युग्मक नर के बॉडी के अंदर बना है। फीमेल युग्मक जो है, मतलब मादा युग्मक जो अंडाणु है, नर युग्मक शुक्राणु, वो नर के शरीर बॉडी के अंदर बना है, और जो मादा युग्मक है वो मादा के बॉडी के अंदर बना है, अंडाणु। तो जो शुक्राणु है वो नर के बॉडी के अंदर बना, अंडाणु मादा के बॉडी के अंदर बना। तो दोनों का संलयन कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोगों को युग्मक जो है उसको स्थानांतरित करना होता है। नर युग्मक को मादा युग्मक में स्थानांतरित किया जाता है। जब उसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है तब मादा के शरीर में संयोजन, संलयन की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो ये निषेचन होने के लिए जो नर युग्मक है उसको, नर युग्मक शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाना होता है, और पहुंचाने के लिए हम लोग को युग्मक का स्थानांतरण करवाना होता है। तो पहले हम लोग क्या किए, युग्मक को बनाए, नर युग्मक मादा युग्मक, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, युग्मक का स्थानांतरण करना है, मतलब अब उसको पहुंचाना है। तो वही बोली जा रही है सेकेंड, इसमें क्या बात बोली जा रही है, युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। पहला क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट, युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा
युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। पहले युग्मक का निर्माण हुआ, शुक्राणु बना, अंडाणु बना। अब जब बन गया उसके पश्चात ये दोनों युग्मक एक दूसरे के समीप आएंगे। तो समीप तब ना आएंगे जब इसको स्थानांतरण किया जाएगा। जब तक स्थानांतरण फीमेल के बॉडी में, अगर मादा के बॉडी में शुक्राणु को पहुंचाया नहीं जाएगा तो संलयन होगा कैसे, एक दूसरे के समीप आएंगे कैसे, है ना। तो एक दूसरे के समीप आते हैं, ये बात है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है जिससे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब दोनों समीप आते हैं तो उसको, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। युग्मक निर्माण के पश्चात जब नर युग्मक, मादा युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु बन गया, अब ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, ये वाली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में हम लोग चलते हैं। यह युग्मक स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। जंतुओं में अलग तरह की प्रक्रिया से होती है और पौधों में अलग तरह की प्रक्रिया से होती है। इसीलिए हम लोग जंतुओं के लिए मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ते हैं और उसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है उसका निर्माण और कैसे वहाँ संलयन होता है और क्या होता है। और जो पौधा वाला है, इसी के लिए हम लोग इससे के नेक्स्ट वाला जो जस्ट चैप्टर है, जिसमें कि सेकेंड यूनिट है, उसमें हम लोग पौधों में ये स्थानांतरण ये कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। ये चैप्टर में सिर्फ ओवरव्यू हम लोगों को पढ़ना है, ये तो मैं पहले भी बताई थी। तो इसमें क्या होता है कि जंतुओं में और पौधों में, दोनों में जो युग्मक बन गया है, इसका जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, पौधा और जंतु में। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग, ठीक है, जंतुओं में जो युग्मक में ये जो प्रजनन होता है, जंतुओं में जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है। अगर हम मनुष्य की बात करें, है ना, अगर हम मनुष्य की या कोई भी जंतुओं की बात करें तो उसमें जो अगर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है युग्मक का, वो कैसे हो रहा है, जो प्रजनन मार्ग होता है ना, स्थानांतरण युग्मक का कैसे होता है, जो प्रजनन मार्ग होता है योनि मार्ग, वहां से वो कहाँ जाता है, फ्लैपियन ट्यूब में जाता है, फ्लैपियन नलिका में जाता है। और ये जो फ्लैपियन नलिका के रास्ते से मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ, स्थानांतरित होता है। ठीक है। जबकि अगर हम पौधे की बात करेंगे तो यह क्रिया जल, कीट, वायु आदि माध्यम द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा, जल, कीट आदि माध्यम द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, नहीं तो हम कोशिश करते हैं एक बार आप लोगों को समझाने का। ठीक है। वैसे हम लोग को ये डिटेल्स में दोनों नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। इसमें हो क्या रहा था, सबसे पहले देखिए कि ये जो हो रहा है कि बताया जा रहा है कि युग्मक का स्थानांतरण प्रजनन मार्ग से, योनि मार्ग से फ्लैपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है। ठीक है, मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जंतुओं वाला समझते हैं, फिर हम लोग प्लांट वाला समझेंगे। तो ये क्या होता है कि जंतुओं में जनरली ऐसा ही सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसमें ये वाला जो पार्ट होता है
और ये वाला जो पार्ट होता है, इसी जगह पे क्या होता है आपका, यहाँ पे एक अंडाशय पाया जाता है और यहाँ भी एक अंडाशय पाया जाता है। इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है, इसमें अंडाणु का फॉर्मेशन निर्माण होता है। और इसमें कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग जनन वाले चैप्टर में मानव जन्म में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण जब होता है तो अंडाणु इससे ब्रेक करके यहाँ पे बाहर आता है। जैसे आता है तो ये जो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और कैप्चर करके यहाँ से अंडाणु जाता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। अब यहाँ से अगर मेटिंग होती है और स्पर्म का एंट्री होता है, मतलब शुक्राणु इंटर करता है, तो शुक्राणु जैसे ही इंटर करता है बॉडी के अंदर तो ये शुक्राणु यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है, निषेचन की घटना होती है। संलयन होता है, निषेचन होती है, ठीक है, निषेचन होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग निषेचन या संलयन। तो जो शुक्राणु है, अंडाणु जो है, अंडाणु कहाँ बना था, अंडाणु बना था मादा के अंदर, शुक्राणु बना था नर के अंदर। तो अंडाणु जो मादा के अंदर बना था वो यहाँ पे रहता है। शुक्राणु नर के शरीर से योनि मार्ग के रास्ते, प्रजनन मार्ग के रास्ते कहाँ, मादा के बॉडी के अंदर इंटर करता है, आता है और फिर वहाँ से ये कहाँ पे, या ये जो फ्लैपियन नलिका है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं फ्लैपियन है ना, नलिका। क्या कहते हैं, फ्लैपियन नलिका। तो इसी फ्लैपियन नलिका में जो यहाँ पे अंडाणु बैठा हुआ है, यहाँ पे शुक्राणु आता है और दोनों का संलयन होता है। तो मानव में ये स्थानांतरण ऐसे होता है। कैसे, फिर बाद में हम लोग मानव इस में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो पौधा होता है उसमें कैसे होता है, इससे पहले स्लाइड में हम लोग पढ़े ना कि प्रजनन मार्ग योनि मार्ग से फ्लैपियन ट्यूब के नलिका के रास्ते युग्मक के पास स्थानांतरित होता है। तो कैसे होता है, और दूसरा अब ये पौधे में कैसा होता है ये भी मैं बता देती हूँ शॉर्टकट में। पौधे में क्या होता है कि एक जो फूल होता है, इस फूल में एक नर वाला पार्ट होता है और एक मादा वाला पार्ट होता है ना। इसमें मैं बताई हूँ चूंकि नर जो है, नर वाला पार्ट इसको हम लोग पुमांग कहते हैं और जो फीमेल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग जयांग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तो ये जो जयांग है, ये जो पुमांग है, ये इसका क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो परागकोश है, परागकोश, इस परागकोश को जब हम लोग कट कर देते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है कि निकलता है, क्या निकलता है, परागकण निकलता है जो कि नर युग्मक होता है। और ये परागकण कहाँ पे जाता है, तो ये जो मादा युग्मक जो इसके अंदर मादा युग्मक का जो मादा युग्मक जो इसके अंदर ओव्यूल है ना, अंडाणु बना हुआ है, इसके ऊपर या ये क्या करता है, ये जो जयांग है, इस जयांग के ऊपर ये जो परागकण है ये जाता है। किसके माध्यम से जाता है, तो हवा है ना, जल के, कीट के, है ना, कीड़ा मकोड़ा हो, इंसेक्ट वगैरह हो, जल, वाटर के थ्रू, जो इंसेक्ट वगैरह है उसके थ्रू, बटरफ्लाई, तितली वगैरह, या फिर हवा के थ्रू, ये कोई भी माध्यम से ये यहाँ से क्या होता है कि इससे परागकोश से ये इसके वर्तिकाग्र पे जाता है। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, है ना, इस वर्तिकाग्र पे जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। तो उसमें जो मनुष्य वाला था उसमें ये स्थानांतरण हो रहा था, कहाँ, फीमेल के बॉडी के हो रहा था, नर युग्मक का स्थानांतरण मादा युग्मक तक उसको पहुंचाया जा रहा था, है ना। उसी तरह से ये नर युग्मक जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, उसको मादा युग्मक के जयांग के किसके वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है, हवा पानी इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि फ्लावर में ये चीज अलग कैसे होता है और फ्लावर में कैसे अलग होता है और क्या इसमें कैसे अलग होता है, ठीक है। फ्लावर में अलग कैसे होता है और मनुष्य में, जंतुओं में अलग कैसे होता है, यहाँ तक समझ में आ गई। निषेचन की पूर्व की घटना में क्या हुआ, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण हुआ और फिर उसको मादा के शरीर तक पहुंचा दिया गया। अब जब पहुंचा दिया गया है तो जब ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाए थे ना, इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बनाए थे ना अभी हम लोग इस तरह से, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाए थे
है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर से शुक्राणु आ रहा था और यहाँ पे अंडाणु था, और यहीं पे ये जो शुक्राणु और ये जो शुक्राणु है और ये अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों का क्या होता है, संलयन होता है। इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। ये तो अभी तक मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यही बोली जा रही है, वो निषेचन युग्मक कैसे बना। अब जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, इसका संलयन कैसे। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, एक पास होते हैं, संलयित होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये दोनों का जब संलयन होता है, शुक्राणु का और अंडाणु का, जब इस अंडाणु का और इस शुक्राणु का जब संलयन हुआ तो क्या बनाया, यहाँ पे युग्मनज बनाया, है ना, युग्मनज बनाया, जिसको हम लोग जायगोट बोल रहे थे, है ना। इससे पहले क्लास में भी हम लोग समझे थे। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इससे पहले कितनी बार बताई कि ये जो संलयन होता है, इसी प्रक्रिया को, ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु का संलयन हो रहा है, इसी को हम लोग निषेचन बोलेंगे। और जो बन के इससे तैयार होगा, निषेचन के बाद जो नर युग्मक मादा युग्मक मिला, निषेचन का प्रोसेस हुआ और निषेचन के बाद दोनों के मिलने से क्या बना, युग्मनज बना। ठीक है, इसे संगेमी भी कहा जाता है। पहले इसे क्या बोलते हैं हम, निषेचन बोलते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में हम इसे एक और टर्म देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगेमी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ मेरे समझ से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये हम लोग बहुत बार पढ़े थे इससे पहले। उसके बाद कही जा रही है, निषेचन से पूर्व की घटना भी पढ़ लिए हम लोग। अब निषेचन क्या होता है ये भी जान लिए। अब निषेचन से बाद होने वाली घटना भी हम लोग को जान लेते हैं। तो निषेचन से बाद होने वाली घटना भी आप लोगों को पता है। हम लोग अभी जाने कि शुक्राणु बना, है ना, शुक्राणु का निर्माण हुआ, फिर अंडाणु का निर्माण हुआ। ये जो अंडाणु था और ये जो शुक्राणु था, यही दोनों मिला, संलयन हुआ, इसी को हम लोग निषेचन बोले। जो ये दोनों बना, इसी को हम लोग निषेचन के पूर्व की घटना बोले। और जो ये दोनों मिल के बन गया, दोनों मिला, तो इसी को हम लोग निषेचन बोले। अब जब ये दोनों मिला तब क्या बनाया था, युग्मनज बनाया था ना। तो ये जो युग्मनज बना था, इसी को तो कहते हैं निषेचन के पश्चात की घटना। तो जान तो आप लोग पहले ही चुके हो। तो हो क्या रहे, निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्चात घटना कहलाती है। अब बाकी सारे जितनी निषेचन हो गया, अब जो युग्मनज बना, अब इसके बाद ये युग्मनज में कैसे एक ही कोशिका की ये युग्मनज होती है। अब एक के बाद ये युग्मनज में सेल जो होता है, कोशिका का विभाजन होता है, और एक से ये 2 कोशिका में बन जाता है, 2 से 4 में बन जाता है, 4 से 8 में बन जाता है, 8 से 16 में, और 16 से जो है 32 में, और फिर 32 से 64 में जब ये डिवीजन होता है, और फिर ये इम्ब्रियो बन लेता है, भ्रूण कोश बना लेता है। फिर भ्रूण बनने के बाद क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है ना, बच्चा बनाता है, युग्मनज बनाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण का विकास हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया कब होगी, अब जब ये निषेचन हो गया है उसके बाद ही तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है ना। अब चाइल्ड का बर्थ जब तक नहीं हो जा रहा है, तब तक के निर्माण को, जीव का जब तक निर्माण नहीं हो जा रहा है, तब तक सारी जितनी भी घटना हो रही है निषेचन के पश्चात की ही घटना है। तो वही बोली जा रही है कि उसके बाद होने वाली निषेचन पश्चात घटना कहलाती है। निषेचन के बाद की सारी घटना निषेचन पश्चात घटना कहलाती है। इसमें नर युग्मक जो कि अगुणित था, एन था, वो मादा युग्मक, ये भी कैसा था, अगुणित था, एन था, के संलयन के बाद युग्मनज जो कि 2n था, युग्मनज कितना था, 2n था, द्विगुणित था, का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं। यही युग्मनज में वृद्धि होते जाएगा और ये क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, और फिर यही भ्रूण विकसित होकर एक नया जीव का निर्माण कर देता है। यही भ्रूण विकसित होगा और फिर क्या होगा, नए जीव का निर्माण करता है। नर युग्मक जो होता है वो भी n होता है, और मादा युग्मक ये भी n होता है ना। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो दोनों का संलयन होता है। तो उसी को, प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और इस निषेचन के बाद जो बन के तैयार होता है, क्या होता है, युग्मनज होता है। युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, और युग्मनज से ही भ्रूण बनता है और फिर एक नया जीव बन के तैयार हो जाता है। मेरे समझ से ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इससे पहले बहुत बार मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझा दी। इससे पहले वाले स्लाइड में भी, 2 स्लाइड में हम लोग अच्छे से इस सारे पॉइंट को समझ चुके थे, है ना।
तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो हम लोगों को था, इसमें यही तक पढ़ना था कि ये क्या है और क्या नहीं है, मतलब भ्रूण कैसे बना और निषेचन कैसे हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोगों का मेन उद्देश्य था, जीवन काल वगैरह समझ रहे थे, जनन क्या था, और जनन जो 3 प्रकार था कायिक जनन, कायिक जनन या वर्धी जनन, और फिर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करना था कि ये बेसिक की है क्या, और फिर तब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किस में आता है। तो ये चैप्टर आप लोगों का ये जो यूनिट था ये यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।